भैया हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, याद होगा आपको। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? डोगरा एनर्जी पढ़ ली है। डोगरा एनर्जी का कौन सा सिद्धांत है? ट्रिक सिद्धांत, लॉ ऑफ ट्राइड्स। फिर न्यूलैंड है, न्यूलैंड ने क्या दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, अष्टक सिद्धांत दिया न्यूलैंड ने। फिर इसके बाद है मेंडलीव जी। मेंडलीव जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीव है। इन्होंने कब दी अपनी पीरियोडिक टेबल? 1869 में। 1869 में टेबल देने के बाद इन्होंने टेबल बनाई थी, और किस आधार पर बनाई थी? इनका लॉ क्या था? एटॉमिक मासेस द फंक्शन। एटॉमिक मासेस के आधार पर इन्होंने क्या किया? सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सबको अरेंज किया। इन्होंने क्या बताया? अगर किसी एलिमेंट का मुझे आप द्रव्यमान बता देंगे तो मैं उसके क्या बता दूंगा? आवर्तन फलन या फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज मैं बता दूंगा। लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या कमियां थी? दो कमियां तो बहुत बड़ी समझ में आई। क्या? एक तो जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना शुरू, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करना शुरू किया, तो जिनका द्रव्यमान ज्यादा हुआ वो बाद में आने चाहिए थे, और जिनका कम है वो पहले आने चाहिए थे। लेकिन कोबाल्ट और निकेल में ये केस उल्टा हो गया। तो क्या हुआ? यहाँ ये फेल हो गए। और क्या? अब इन्होंने द्रव्यमान की बात की थी, तो द्रव्यमान के हिसाब से आइसोटोप्स भी तो आते हैं। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक भार, एटॉमिक मास डिफरेंस होता है। तो मतलब उनको भी आपको अलग अलग स्पेस देनी पड़ेगी। इस वजह से ये फेल हो गए। लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल में मेरिट भी थी। क्या मेरिट थी? कि इन्होंने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए स्पेस दिया हुआ था। ठीक है, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीशियम, एका एल्यूमिनियम, ये इनके बाद में आगे नाम दिए गए। कोई दिक्कत है? तो ये चीजें आपने मेंटलिटी में पढ़ी थी। इनकी बात खत्म हुई। इसके बाद क्या हुआ? मोसले जी आए, हेनरी मोसले जी आए कब? 1913 में। मतलब आप तो दुनिया में पहले भी गए थे, लेकिन इन्होंने पीरियोडिक टेबल जो इनकी तैयारी कब? 1913 की बात है। उसमें इन्होंने क्या किया? अब इनको समस्या समझ में आ गई थी। क्या? अगर परमाणु भार के हिसाब से अगर हम अरेंज करेंगे चीजों को तो क्या होगा? आइसोटोप्स को जगह देनी पड़ेगी। आइसोटोप्स को जगह देनी पड़ेगी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया, यानी परमाणु संख्या के आधार पर अरेंज किया। अब क्या है? कोई समस्या नहीं है। परमाणु संख्या कहीं भी समान, परमाणु संख्या कहीं भी समान नहीं मिल रही ना। ये तो आपने देखा ही पीरियोडिक टेबल में। तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, बढ़िया इनकी बन गई, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इनके द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यही हम लोग पढ़ रहे थे। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। अभी तक आपको क्या बता दिया था कि 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 नेचुरल हैं और 26 आर्टिफिशियल है। लेकिन कहीं कहीं एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 98 नेचुरल है और 20 आर्टिफिशियल है। कोई दिक्कत नहीं? ये समस्या सॉल्व हो गई थी। फिर मैंने क्या बताया था कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या किया गया है? SPDF ब्लॉक में अलग अलग बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडाइजेशन। मतलब उनकी इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनको अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हैं जिस ऑर्बिट में है उसी को वो उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में है तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? S ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर वो P ब्लॉक का है तो P ग्रुप में, P ऑर्बिट में। इस तरीके से बता दिया गया। कोई दिक्कत? अब इन्होंने कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स बताए थे? जो वर्टिकल लाइंस है आपकी ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये क्या दर्शाती हैं? ये ग्रुप दर्शाती हैं। और ये ग्रुप कितने हैं? 18 हैं। कोई दिक्कत? और पहला और दूसरा ये क्या है? दो S ग्रुप है। फिर P ग्रुप कौन सा है? 13 से 18 तक P ग्रुप है। फिर D ग्रुप 3 से 12 तक। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 13 हैं, 12 मेटल से नॉन मेटल। P ब्लॉक में कितने हैं? टोटल 37 एलिमेंट्स हैं, जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। कोई दिक्कत है? फिर इसके बाद D ब्लॉक में क्या है? सभी के सभी मेटल्स हैं। मेटल्स हैं। ठीक है।
और क्या, इसी से हमने दो सीरीज और ली है, कौन सी, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज, जिन्हें हमने बाद में किस नाम से रख दिया, एफ ब्लॉक एलिमेंट। कोई दिक्कत है? 40 क्यों? क्योंकि इनका क्या है, एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये हमने सब पढ़ लिया था। अब हम लोग को बात करनी है किसकी, ग्रुप्स की बात करनी है। ग्रुप से पहले पीरियड्स देख लो, शॉर्ट पीरियड कौन से होते हैं, लॉन्ग पीरियड कौन से होते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और लॉन्ग और वेरी लॉन्ग, सॉरी, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, इस तरीके से चलेंगे। शॉर्ट, सॉरी यार, वेरी शॉर्ट लिख लेते हैं इसको, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग। अच्छा देखो, जब आप पहला ग्रुप देख रहे हो तो पहले ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, एक इधर हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, तो छोड़ ही गए किसको, तो कितने हैं इसमें टोटल, दो एलिमेंट्स है, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये क्या हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया। फिर इसके बाद है शॉर्ट में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। कितने हो गए, ये 8 हो गए। इसमें कितने हैं, 8। अगले में देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इसमें भी कितने हैं, 8। ये कैसा है, ये शॉर्ट। तो कौन कौन सा, पहला ग्रुप जो है वो किसमें आता है, वेरी शॉर्ट में। दूसरा ग्रुप, और सॉरी पीरियड से, सॉरी पीरियड ग्रुप नहीं है, पहला पीरियड क्या है, वेरी शॉर्ट, फिर दूसरा और तीसरा पीरियड शॉर्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मतलब इसके एलिमेंट है, इसमें कितने कितने एलिमेंट है दूसरे और तीसरे में, 8 और 8। फिर इसके बाद का लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड में इसमें कितने टोटल, 19 से लेके 36 तक, कितने हो गए, 18। अगला देखो 18, फिर से 18। एक इसमें चौथे और पांचवें पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 18 और 18। अब इसमें देखना 6 और 7 में 55 से शुरू हुआ 86 तक गया, कितने एलिमेंट्स हो गए, 32 हुए, 32 ही है भैया, ये बीच में दिख नहीं रहा ना, जो नो लैंथेनाइड एक्टिनाइड बाहर निकाल दी, देखो 31 हुए, 32 है। वेरी लॉन्ग में कितने हैं, 32 और 32, कितने हो गए, छठवें और सातवें में कितने एलिमेंट्स हैं, 32 और 32। तो ये क्या है, वेरी लॉन्ग है। बट याद रखना, ये जो आपका 7वां पीरियड है ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स को हमें कहां रखना है, हमेशा 7वें पीरियड में रखे जाएंगे। कोई दिक्कत है? तो वेरी शॉर्ट में कौन सा है, पहला, फिर शॉर्ट में दूसरा और तीसरा, फिर लॉन्ग में चौथा पांचवा, और वेरी लॉन्ग में छठा और सातवां, और सातवें को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट, यानी क्या ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हो पाया है। यहां तक कोई समस्या है किसी को, नोट करो, ठीक है। इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड, आवर्तों में तत्वों की संख्या, आवर्तों में तत्वों की संख्या। अब हेडिंग डाल के लिख लेंगे आप। अब इसी से देखना, आपको एटॉमिक नंबर भी निकालने आ जाए सारे। तो ये आपको बता दिए थे। तो भैया वेरी शॉर्ट में कितने एलिमेंट हैं, दो। कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर शॉर्ट में 8 कौन से पीरियड,
दूसरा और तीसरा पीरियड, यानी दूसरा और तीसरा आवर किसमें आता है? शॉर्ट में आता है। इसमें कितने तत्व हैं? 8 और 8 एलिमेंट्स हैं। फिर इसके बाद बात करें किसमें? लॉन्ग पीरियड्स। लॉन्ग पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 18 और 18। किस पीरियड में है? चौथे और पांचवें में। फिर इसके बाद क्या है? वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग में कितने हैं? 32 और 32। तो इसमें याद रखना ये वेरी लॉन्ग में, लेकिन सडन क्या है? इनकम्प्लीट, यानी अपूर्ण है। जब भी कोई नया तत्व आएगा तो कहां डाला जाएगा? 7th पीरियड में। इसका कारण ये भी है कि अगर हमने उसको कहीं बीच में डाल दिया सब बिगड़ जाएगा, तो पूरी टेबल चेंज करनी पड़ेगी एक तरफ से। इसलिए कभी भी कोई चीज या तो स्टार्टिंग में ऊपर लगा दो, कुछ नंबर देके 0, -1 जो भी देना चाहते हो, या पीछे लगाओ। तो पीछे लगाना नहीं, हमको आगे बढ़ाना है। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ने क्या? ग्रुप्स। तो ग्रुप में पहले डालो एस ब्लॉक। ठीक है। एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। पहला और दूसरा वर्ग किसमें है? एस ब्लॉक में। कोई दिक्कत है? अब देखो इसमें कौन कौन सा है पहला ग्रुप? पहला है H, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। या हम लोग ट्रिक क्या पढ़ते हैं? हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। H का मतलब हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम या नाइट्रियम इसको बोलते हैं, K पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इस प्रकार से है। कोई दिक्कत? यहां तक समस्या तो नहीं आ रही? एस ब्लॉक क्या है? ये अल्कली मेटल्स हैं। एस ब्लॉक का पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, ये क्या है? अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु है। तो इसमें क्या लिखोगे? दीज आर अल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु। अब ऐसा क्यों कहा गया? जब भी इनका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, जब भी इनका क्या कराया जाए? ऑक्सीडेशन कराया जाए या OH से रिएक्ट कराया जाए, जो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा? उसका नेचर बेसिक होगा। मतलब उसका प्रकृति कैसी होगी? बनने वाले यौगिक की प्रकृति क्षारीय होगी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर अल्कली मेटल्स। ठीक है। कौन सा? ये फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं अभी, सेकंड की बात नहीं की है। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में कौन आया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? किसी को है जिसको ना पता हो? 1। ठीक है। अब देखो पहले पीरियड की लेंथ क्या थी? कितने एलिमेंट्स थे? 2 पीरियड। हाँ 2 दो ही थे ना? 2 एलिमेंट थे। तो पहला पीरियड पार करना है, तो पहला पीरियड पार करके जब अगले पीरियड में आना होगा तो वो दोनों एलिमेंट्स पार करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। तो भैया इसमें क्या करें? 1 में अगर +2 कर दो तो कितना आएगा? 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? भैया मैंने क्या बताया? पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। और ये तो आपको पता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का क्या है?
पहला एलिमेंट है। अब हमें पहला पीरियड पार करना है। भाई ऐसे आप गुजर रहे थे, अब पहले पीरियड पूरा पार करना है, मतलब पूरे दोनों एलिमेंट पार करके जाने, और दोनों एलिमेंट पार करके कहा ना हमें लिथियम के पास आना है। तो कितने एलिमेंट्स हमने पार किए? दो एलिमेंट्स पार किए, तो भैया हमने 2 ऐड कर दिए और लिथियम का एटॉमिक नंबर। अब सेकेंड पीरियड में है। अब सेकेंड पीरियड में गुजरे, जब सेकेंड पीरियड से जा रहे हैं तो वहां कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो 8 लोगों के पास से गुजरना पड़ेगा ना हमें। तो वही 8 लोगों के बगल से गुजरे हमने और प्लस 8 कर दिया। लिथियम में 3 में 8 जोड़ा कितना आएगा? 11। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर, अच्छा ये तो 11 हो गया। 11 हो जाएगा। फिर हम आए, आप पूछो पोटेशियम को हमने। अब समझ आ गया ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अगले में है भैया, अब तीसरे में है। तीसरे में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 8 ही तो है। भाई अपना पूरा पीरियड पार करने के लिए हमें उतनी संख्याएं जोड़नी पड़ेगी। तो जितने एलिमेंट्स है उतनी संख्याएं जोड़ दी। 8 है इसमें भैया, तो इसमें भी प्लस 8 कर दिया। और पोटेशियम का 19 हो गया। फिर आए अगली लाइन, यानी चौथे आवर्त यानी 4th पीरियड में। 4th पीरियड में आ गए। और 4th पीरियड में एलिमेंट्स कितने हैं? 18 एलिमेंट, मतलब 18 लोग वहां बैठे हुए हैं चौथी लाइन में। उन्हें पार करना है। अब भैया उनके पास से गुजरना है, तो सबके ऊपर से गुजरे हम, और सबकी संख्या जब हमने काउंट की कितने थे? 18 है। तो हमने क्या किया? 19 में 18 जोड़ दिया। अब क्या आएगा? 9 8 17 1 1 2 1 3। रूबिडियम का एटॉमिक नंबर 37। सीजियम का फिर 18 कर लीजिए। फिर भैया इसी तरीके से 18 ऐड कर दोगे 5th पीरियड में। 5वें आवर्त में कितनी संख्या है? 18 लोग ही तो हैं। तो ऐड किया तो क्या आएगा? 8 7 15 3 1 4 1 5। ये भैया आपका सीजियम का एटॉमिक नंबर आ गया। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद फ्रांसियम में है। फ्रांसियम से अब देखो, सीजियम से हमें फ्रांसियम में आना है। तो 6वें पीरियड में कितने एलिमेंट है? भैया 32 लोग बैठे हैं वहां, 32 एलिमेंट्स हैं। तो हमें 32 ऐड करना पड़ेगा। और हमने क्या किया? 32 ऐड कर दिया। 87। ये आया भैया 87। तो इस तरीके से आपके एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ग्रुप याद है। और वो याद कैसे करने हैं वो हम बताएंगे, कोशिश करेंगे साथ में याद करने की। अगर याद हो जाते तो अच्छी बात है ना, कोई बुराई तो है नहीं याद करने में। तो पहला ग्रुप कर लिया हम लोगों ने। ये क्या है? अल्कली अर्थ मेटल है। अब देखो हाइड्रोजन क्या है यहाँ? हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है यूनिवर्स में? हाइड्रोजन है। ये तो सभी पता है ना। या जब लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स कर रहे होंगे तो वहां भी कुछ प्रॉपर्टीज इनके बारे में मेटल्स की हम लोग लिखते हैं। भाई ये मेटल्स में आते हैं तो सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कौन सबसे पहले रिएक्ट करता है, तो ये मेटल नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? तो हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। और क्या है ये एक ऐसा तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है। याद आया? 1h1 1h2 1h3। तो 1h1 क्या है? एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम है। भाई इसके 3 हमने क्या बताए थे आपको? आइसोटोप्स बताए थे। कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम। जो प्रोटियम में होता है, प्रोटियम में क्या है? भाई कैसे बताया था? 1h1 1h2 1h3। ये क्या है? प्रोटियम है। ये ड्यूटेरियम है। ये ट्राइटेरियम है। तो ये ऐसा एलिमेंट है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ मास नहीं, एटॉमिक मास दोनों सेम है। ठीक है। अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम हो तो यार न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? शून्य। इसीलिए जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन न्यूक्लियस होता है। समझ रहे हो? ये अकेला एलिमेंट है जिसमें क्या है? इसका न्यूक्लियस कैसा है? प्रोटॉन न्यूक्लियस है। इसके अलावा फिर किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉन की संख्या 0
नहीं होगी। तो अगर आपसे पूछ ले विच एलिमेंट हैज 0 न्यूट्रॉन्स, तब आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन बताएंगे। कोई दिक्कत है? तो लिख लो हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक मास। एक तो ये हो गया, और क्या? न्यूट्रॉन्स 0 हो सकते हैं इसमें, इसीलिए इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोटॉन न्यूक्लियस होगा, क्योंकि वहां क्या होंगे? सिर्फ प्रोटॉन्स ही होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? और क्या भैया? अब हाइड्रोजन की क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? किसी भी फ्यूल को जब आप जलाते हैं, फ्यूल को हम किससे बढ़िया देखते हैं? कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो अच्छा फ्यूल होगा। मतलब जब हम उसको जलाएंगे उसमें एनर्जी जो निकले वो लाइट और हीट के फॉर्म में ज्यादा निकले, ना कि पॉल्यूशन के फॉर्म में। भाई आप कोई चीज जलाते तो उससे क्या धुआं भी निकल रहा होता है, धुआं निकल रहा है ना, वो क्या है? पॉल्यूशन है। अब वो धुआं ना निकल के वो एनर्जी किस फॉर्म में ज्यादा हो? हीट और लाइट के फॉर्म में ज्यादा हो, तो वो क्या होती है? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है, 150 किलो जूल प्रति ग्राम है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? ये देखो सेकंड ग्रुप यहां से साफ कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। 150 जूल, यस, 150 किलो जूल प्रति ग्राम। अब क्या है? इसमें इतनी हीट निकल रही है, इतनी एनर्जी निकल रही है, पॉल्यूशन का अमाउंट क्या है? कम है। इसीलिए हम लोग किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सी कंट्रीज ट्रेन तक चलाने लगी हैं हाइड्रोजन फ्यूल से। याद है ना? हाँ। इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? फ्यूचर फ्यूल या स्मोकलेस फ्यूल भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है? पॉल्यूशन का अमाउंट कम है, तो स्मोक कम होगा, इसलिए स्मोक फ्री फ्यूल या फ्यूचर का फ्यूल भी कहा जाता है। क्योंकि आने वाले समय में हम इसी प्रयास में जारी हैं कि हमारे यहाँ जो वाहन चल रहे हैं वो हाइड्रोजन चलित हों। हाइड्रोजन से जो बना फ्यूल है उससे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे वातावरण में पॉल्यूशन का अमाउंट कम हो जाएगा, जिससे हमारे जीवन की अवधि भी बढ़ेगी। ये हमारा लाइफ स्टाइल में क्या हो जाएगा? हमारी लाइफ लंबी हो जाएगी, हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी? अच्छी होगी अगर पॉल्यूशन कम होगा। तो इसलिए क्या है? इसको हमें समर्थन करना चाहिए। अभी हाइड्रोजन प्लांट्स लगाए गए हैं तो उनको पढ़ो। करंट अफेयर पूछता है लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगा हुआ है इंडिया में, अभी बनाया गया कुछ दिन पहले, वो आप सबको पढ़ना है। यहाँ तक कोई समस्या? तो ये क्या है? फ्यूचर फ्यूल इसको भी बोलते हैं, या स्मोक फ्री फ्यूल। यहां तक कोई दिक्कत है? तो क्या है? लाइटेस्ट गैस भी है, ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन ही है, नोट कर लो भैया। इसी क्रम में अगर आगे देखा जाए, हाइड्रोजन की बात आपको समझ में आ गई। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हम पिछले बता चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा जोर अभी नहीं डाला। और हो सकता है आगे अभी जब हाइड्रोजन का हो सकता है कि सेपरेटली कुछ बताएंगे तब वहां भी लिखवाया जाएगा ये सब चीजें। हाइड्रोजन क्या है, हार्ड हैवी वाटर क्या है, तो ये सब हम वहीं पढ़ लेंगे। जब वाटर के साथ पढ़ेंगे तब ये वहां पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 150 किलो जूल प्रति ग्राम, मतलब वो बहुत अच्छी होती है। इसमें एनर्जी जो होती है हीट और लाइट के फॉर्म में ज्यादा आती है, इसमें स्मोक कम होता है, इसीलिए इसे फ्यूचर फ्यूल या स्मोक फ्री फ्यूल कहा जाता है। इसमें एटॉमिक संख्या और एटॉमिक भार समान होता है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो सकती है। अब आगे क्या है? लिथियम। लिथियम क्या भैया? लिथियम के बारे में लिखना चाहो तो सीधे सीधे लिख लो, इट इज लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्का मेटल कौन सा है? लिथियम।
फिर इसके बाद सोडियम। तो सोडियम का भी आपने बायो में पढ़ा था। आपके हार्ट को एनर्जी चाहिए होती, किससे मिलती है? सोडियम से ही तो मिल रही थी। और क्या भैया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। भाई सोडियम और पोटेशियम ही अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन है रिएक्टिविटी एलिमेंट सीरीज में? सोडियम तो फिर पोटेशियम है। सबसे पहले सोडियम फिर पोटेशियम। और ये क्या है? ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। क्या है ये? सॉफ्ट मेटल्स हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। यहां तक तो लिखो। अगला क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम भी क्या है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। और सोडियम, देखो आपको सोडियम याद होगा, सोडा में यूज होता है, ठीक है, टैनिंग में यूज होता है, आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वहां यूज होता है कि नहीं होता है? NaOH प्लस H2SO4। अब बात करें पोटेशियम की। पोटेशियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर इसको हाई टेम्परेचर मिल जाए तो ये क्या हो जाता है? इसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। अब एक्सप्लोजन को बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसको केरोसिन में रखा जाता है जिससे इसका टेम्परेचर ना बढ़े। सोडियम को पोटेशियम को ब्लैक कलर की बॉटल क्लोरोफॉर्म रखा जाता है वो। ठीक है भैया। तो क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम दोनों ही मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं। अगर ये क्या कर रहे हो, अगर इनको क्या रखना है? लो टेम्परेचर में रखना है, ये रिएक्शन ना करें। ठीक है। बोथ आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। पहले तो अपने आप मिल जाता था, आजकल मिल ही नहीं रहा। डीएम ऑफिस के सामने अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम होना चाहिए। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम है। ठीक है। तो जब रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह पढ़ेंगे तब ये इसको वहां पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है। फिर बात करते हैं रुबिडियम। रुबिडियम क्या होता है? रुबिडियम हमारे स्किन को बीमार कर सकता है और क्या, लेकिन ये कभी कभी कॉस्मेटिक्स के साथ भी यूज होता है। तो क्या है, रुबिडियम जो है हमारे स्किन के डैमेज कर सकता है, लेकिन ये कुछ कॉस्मेटिक्स के साथ यूज होता है। लेकिन अगर वो कॉस्मेटिक्स में इसका रेशियो सही ना हो तो क्या हो सकता है? तो हमारी स्किन को डैमेज कर देगा। इसलिए इसीलिए कहा जाता है अगर आप कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हो तो क्या हो, केयरफुल रहें, अच्छे ब्रांडेड ही लें, ऐसा ना हो कि आपको वो नुकसान कर दे। फिर बात करते हैं क्या, सीजियम की। क्या करता है? त्वचा रोग कर सकता है और क्या करेगा हमको? कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। फिर बात करते हैं सीजियम की। अच्छा भैया, जो लोग इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव। पॉजिटिव बोलते ना, कैटायन और एनायन सुना होगा। अच्छा एक बात और रखना, सीजियम जो है आपकी एटॉमिक वॉच जो बनती है उसमें ये यूज होता है। सीजियम एटॉमिक वॉच में सीजियम का प्रयोग होता है। सबसे पहला प्रयोग क्या? परमाणु घड़ी। ठीक है। और क्या भैया, ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का। क्या मतलब समझे? जब भी एलिमेंट देने की बात आएगी, यानी इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी, तो सबसे पहले कौन देगा? सीजियम देगा। अब देखो आपने ये पढ़ाई है
ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, सेल्स हैं। और इन सेल्स में क्या होते हैं, जो सबसे बाहरी शेल है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्हीं को बोलते हैं, क्योंकि रिएक्शन में पार्ट कौन लेते हैं, आउटर मोस्ट ही भाग लेते हैं। और ये सेल क्या है, ये वैलेंस सेल है, संयोजी कक्षा इसी को बोलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और यही क्या करते हैं, जब भी किसी को जरूरत होती है या खुद को स्टेबल करने के लिए दो तरीके से काम करते हैं, या तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या तो दे देंगे, या एक तरीका और क्या है, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। इन दोनों आपस में रख लो, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने लगते हैं। सजीवता का संबंध सुना है, पढ़ाया था ना बायो में। तो क्या करते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं शायद, तो क्या करते हैं, वो सजीवता के साथ रहते हैं। तो याद रखना, तो ऐसे ही क्या है, ये जो सीजियम है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे देता है, बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सा है, सीजियम। सर्वाधिक धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो इसके बाद भैया फ्रांसियम के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आपसे पूछा जाए कि इनकी वैलेंसी क्या है, +1। और ये आप कैसे बताते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ लास्ट सेल, जितने इसके आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी, यानी संयोजकता होगी। और इन एलिमेंट्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही इनकी बाहरी कक्षा में होता है। इसके लिए इनके ऊपर कितना चार्ज आता है, +1। इनकी वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। इनकी संयोजकता +1 यानी वैलेंसी। ठीक है भैया, ये नोट कर लो, जो भी नोट करना हो। ठीक भैया, तो ये आपका पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया। वहीं हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। एस ब्लॉक का ही ग्रुप 2। दूसरे वर्ग की बात करें, ये भी किसमें है, एस ब्लॉक में ही है। अब इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होगी, +2, क्योंकि भैया ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एल्केली अर्थ मेटल। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। अब इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्टली हमें मिनरल की फॉर्म में, कहा मिलते हैं हमें, सॉइल में। मिट्टी है, पत्थर है, ये सब क्या है, आपको मिट्टी की फॉर्म में है, सब सॉइल है। इसलिए क्या है, ये सब आपके अर्थ के बाद है, इसलिए क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो इसके आपको एलिमेंट्स कौन कौन से याद हैं? हाँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इतने पढ़ते हैं। अब इसको हमें याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे,
बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजू रोए। यार आजकल कहाँ इतना पैसा है, कहाँ से बाप ढूंढे कार स्कूटर। ठीक है भैया, गरीब है। समझ लो, अब गरीब आदमी की समस्या समझो। लड़के क्या समझते नहीं, कार दे दो स्कूटर दे दो, कहाँ देते हैं। और पिताजी दुखी होकर रोने लग रहे। तो यहाँ क्या देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। अब पहला एलिमेंट इसमें क्या है, बेरिलियम। दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, लास्ट में रेडियम। तो ये आपने पढ़े। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। अब भैया बाकी एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालेंगे, देखो पीरियोडिक टेबल आपको साफ दिख रही है। बेरिलियम किस ग्रुप में है, सेकेंड ग्रुप में। पीरियड कौन सा है, पीरियड भी इसका दूसरा ही है। अब आपको दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, 8 होते हैं। 8 होते हैं। 8 जोड़ दो बेरिलियम में, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस 8। मैग्नीशियम का कितना आएगा, 12। हम किस पीरियड में आ गए, थर्ड पीरियड में आ गए। और तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8। 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो भैया इसी तरीके से आप सारे लिख लेंगे। प्लस 18 कितना हो जाएगा, 38 प्लस 18 क्या हो गया, 56। फिर प्लस 32 तो क्या हो जाएगा, 8 88। 88 किसका है, रेडियम का। तो इस तरीके से आप याद करेंगे क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। और एटॉमिक नंबर 4 का भैया बेरिलियम का हमें याद था, ठीक है। फिर मैग्नीशियम का 12 प्लस 8 किया, फिर प्लस 8 किया तो 20, प्लस 18 किया तो 38, प्लस 18 किया तो 56, प्लस 32 किया तो 88। यहां तक कोई समस्या याद हो। अब इसमें देखो, बेरिलियम के बारे में हमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमारी मसल्स में कौन सा मिनरल पाया जाता है, कैल्शियम। मसल्स में यही मैग्नीशियम ही होता है। मनुष्य की मांसपेशियों में पाए जाने वाला मिनरल मैग्नीशियम है। प्लांट्स में कौन सी, प्लांट की जो पत्तियां होती है इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो उसको सनबर्न से बचाता है, यही भाई साहब, मैग्नीशियम ही तो है जो पत्तियों को क्या है, सूर्य के ताप से बचाता है। वरना इतना टेम्परेचर होने की वजह से पत्तियां जल सकती हैं, लेकिन क्यों नहीं जलती हैं, क्योंकि उनके पास मैग्नीशियम। कोई दिक्कत है। और क्या भैया, आपके यहाँ आते हैं क्या, इनो, इनो क्या है, इनो, गैसोफास्ट, ये सब चीजें सुनते हो। ये सब क्या होते हैं, एंटासिड। ये होते हैं एंटा एसिड। अब देखो कैसे, जब Mg, अब इनको देखो, पहली बात तो ये अल्कली अर्थ मेटल क्यों कहा गया, क्योंकि जब भी ये OH से या O2 से रिएक्ट करेंगे तो जो बनाएगा, जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर। OH या O2 से रिएक्ट करने पर ये मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक मेटल का, बेसिक नेचर का कंपाउंड बनाते हैं। यानी कैसे हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। तो जब भैया क्या होता है, MgOH का 4 ये बना
ये क्या है Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसी क्या बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को कहा जाता है। ये क्या है एंटासिड है। और हमारी बॉडी में कौन सा एसिड बनता है हमारी बॉडी में एसिड प्रेजेंट होता है, HCl बनेगा। अब इसमें क्या होगा एसिड मिलकर के अब एक एसिड है और एक बेसिक है, दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या रिएक्शन होगी यार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्या बनेंगे प्रोडक्ट बताइए जरा। MgCl2 Mg वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा भैया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। अब क्या होगा ये सॉल्ट के फॉर्म में आ गया, आपकी बॉडी में एसिड कम होने लगता है। अच्छे देशों में क्या होता है यहाँ AgOH का होल ट्वाइस यूज किया जाता है। क्यों भैया Ag क्या है सिल्वर है, लेकिन हमारी कंट्री क्या है गरीब है, ऐसा हम लोग कहते हैं। वो बात अलग है, लोग अरबों करोड़ों लेके विदेश भाग जाते हैं, 3000 करोड़ का स्टेचू बन जाएगा, लेकिन हम गरीब हैं। हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। इसकी गरीबी के बहुत सारे कारण आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। सरकारें भी आती हैं हर बार कुछ ना कुछ वादे करके, लेकिन उतने तरीके से अच्छे तरीके से पूर्ण नहीं हो पाते हैं। खैर वो सब बात छोड़ो, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये राजनीति पॉलिटिक्स बात करेंगे इन सब की। तो क्या होगा भैया MgOH का जब HCl से रिएक्शन होगा तो MgCl2 और H2O बना लेते हैं। ये क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन हो गया एसिड का, जब क्षार का किससे हुआ अम्ल के साथ रिएक्शन हुआ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई और एसिड कमजोर हो गया, टूट गया, टूटने के बाद एक सॉल्ट बना MgCl2 प्लस H2O। कोई दिक्कत है? अगला देखो, ये किसकी बात कर ली हम लोगों ने Mg की बात कर ली, तो लिखना है इसमें, लिखना बहुत कुछ बाद ही लिखना। वो प्लांट्स में लिखा हुआ है, देखो पहले से ही, परेशान नहीं होने का। जब हमने बायो आपको पढ़ाई थी तो आप प्लांट्स में लिखा था, मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया होगा तो भी लिखा होगा। दूसरा बात करें कैल्शियम की। कैल्शियम क्या है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है कि नहीं? ये हमारी बॉडी में कहाँ मिलता है बोन्स में, ब्लड में, हेयर में, नेल्स में, सब जगह तो है भैया ये। कोई दिक्कत? और जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती तो हमें बीमारी होती क्या ऑस्टियोपोरोसिस। याद आया, हड्डियों में छेद होने लगता है, हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है। तो इसके इलाज के लिए यूज किया जाता है स्ट्रॉन्सियम। स्ट्रॉन्सियम यहाँ यूज किया जाता है। और देखो ये जो आप पटाखे लाते हो, पटाखे रंगीन होते हैं और पटाखों में जो रंगीन में लाल रंग है वो इसी स्ट्रॉन्सियम की वजह से आता है। कोई दिक्कत नहीं आता। और इसके बाद फिर रेडियम। रेडियम का सभी को याद है, किसने इसकी खोज की है? मैडम क्यूरी एंड पियरे, याद है? इन्हीं लोगों ने खोज किया इसकी, मैडम क्यूरी एंड पियरे। ये क्या है? ये ऐसे एलिमेंट हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। लेकिन कैसे चमकते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, ये समझो, एक बार फिर से बताते हैं, शायद बताया होगा पिछली क्लासेस में। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, इनमें स्थायित्व नहीं होता है। और ये स्थायी होने के लिए क्या करते हैं? अपने उस मास को, अपने उस द्रव्यमान को अल्फा, बीटा और गामा रेस के फॉर्म में रिलीज करते हैं, यानी छोड़ते हैं या उत्सर्जित करते हैं, जिससे क्या होगा? ये इनका मास कम होगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है भैया, तो आपने आज 2 ग्रुप कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाकी के ग्रुप पढ़ेंगे। एस ब्लॉक कर लिया,
फिर करेंगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में अगर कुछ जरूरी होगा तो वो भी बताया जाएगा। फिर हम लोग करेंगे क्या, नोबल गैसेस भी तो करनी है। नोबल गैसेस मतलब एक पूरा अलग एक दिन लगभग शायद उसमें लग चला जाएगा। देखो मेरे साथ पढ़ने का थोड़ा सा ये है कि समय लंबा जाएगा, लेकिन कोशिश ये है कि पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे। हाँ, मजे की गारंटी है। चलो बाय बाय।